Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, क्वांटम नंबर्स हमारा लास्ट लेक्चर था. हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स कंप्लीट किए और साथ ही साथ हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को भी डिस्कस किया. अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये टॉपिक आप जूनियर क्लासेस में भी सीख के आ चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या कि आपने बताना है कि अगर किसी एटम में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट किस तरह ऑर्बिटल्स में या शेल्स में जो है वो की गई है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे स्टार्ट करते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि किसी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं दैट इज 2. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अब अगर आप एस ऑर्बिटल को देखें या एस सबशेल को देखें तो इसमें एक ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस सबशेल में. अगर आप पी सबशेल को देखेंगे तो पी में 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, इसीलिए पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अगर आप डी की बात करेंगे तो 5 ऑर्बिटल्स, इसीलिए डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और अगर आप एफ़ की बात करेंगे तो 7 ऑर्बिटल्स, और इसीलिए एफ़ में हर ऑर्बिटल में 2 के लिहाज से 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं. इसके बाद बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल भी आपको पता होना चाहिए, और ये आप मालूम कर सकते हैं कैसे, बाय 2n² फार्मूला से. अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ये फार्मूला हमें बताता है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन. आप इस फार्मूला को वेरीफाई भी कर सकते हैं. शेल नंबर लिखें, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल एम में आपने इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो एम का शेल नंबर 3 है या क्वांटम नंबर 3 है. आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे, आंसर आपके पास 18 आ जाएगा. उसके बाद बेटे n+l रूल, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी n+l रूल के बारे में डिस्कस किया था कि n+l रूल क्या है. ये हम यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आपने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो किस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी फिलिंग करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप n+l रूल से कर सकते हैं. अब अगर मैं शेल्स की बात करूँ तो के शेल आ जाता है. के शेल में आपके पास एक ही ऑर्बिटल है दैट इज़ एस, और उसे आप नाम दे देते हैं 1s का. यहाँ पे जो 1 है ये n है, और ये जो s या p लिखा होगा इसके लिए l आपने मालूम करके n+l से आप वैल्यू मालूम करेंगे. अगर मैं l शेल की बात करूँ तो l में आपके पास 2 जो हैं वो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं. कौन कौन से? l में बेटे आपके पास s ऑर्बिटल भी आ जाता है और l में आपके पास p भी आ जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब s को अगर मैं कंप्लीट लिखना चाहूँ तो ये 2s हो जाएगा और ये 2p हो जाएगा, क्योंकि सेकंड शेल में है दोनों. इसी तरह m के लिए अगर आप बात करें तो m में 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, s भी आ जाता है, p भी आ जाता है और d भी आ जाता है. ये 3s हो जाएगा बेटे, ये 3p हो जाएगा और ये 3d हो जाएगा. अब इनकी n+l वैल्यू देख लेते हैं. इसके लिए n आपके पास 1, l = 0, क्योंकि s के लिए वैल्यू 0, l की वैल्यू की बेटे बात कर रहे हैं हम. ठीक है, और p के लिए अगर हम बात करें, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3. इट इज़ शेल नंबर इज़ 1 प्लस l के लिए s की वैल्यू 0, तो n+l 1. इस तरफ आते हैं, शेल नंबर 2 है तो इसका मतलब 2 + 0 = 2, और इसके लिए लिखेंगे तो 2 + 1
P के लिए आपके पास L की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी 3। इस तरफ आते हैं, N आपके पास 3 है, तो 3 और S के लिए आपके पास वैल्यू L की क्या है 0, ये भी 3 आ गया। और इसी तरह अगर आप आगे चलना चाहें तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ तक डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, जिसके लिए N + L की वैल्यू स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए सबसे पहले, इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसका मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएंगे, फिर उसके बाद 3 और 3, ये दोनों के लिए N + L की वैल्यू सेम हो गई। अगर दो जो है वो ऑर्बिट्स या सबशेल जिनके लिए N + L की वैल्यू सेम हो जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएंगे जिसके लिए N की वैल्यू स्मॉल होगी। दोनों के लिए 3 3 थी, आप N की वैल्यू देखें यहाँ पे स्मॉल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे फिर इसमें आएंगे, तो इट इज़ N + L रोल। इसके बाद बेटे 3 प्रिंसिपल्स आपको बता दिए गए फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं उन प्रिंसिपल चूँकि हमने ऑलरेडी वो पढ़ लिए हुए हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है, ये प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं जूनियर क्लासेस में, तो मैं थोड़ा सा इन्हें एक्सप्लेन करूँगा सिर्फ, और उसके बाद हम आगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में बता देते हैं। कहते हैं जी कि अफबाउ ने अपने इस प्रिंसिपल में, अपने इस लॉ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए बात की कि इलेक्ट्रॉन अगर आप ऑर्बिटल्स में फिल करने जाएंगे तो किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में आप फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम है, और उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से आप इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट करेंगे। इसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में वो ये कहते हैं कि आप एक ऑर्बिटल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं कर सकते जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, सेम हो। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक ऑर्बिटल में आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस नहीं कर सकते जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो, या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस नहीं कर सकते जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो। स्टूडेंट्स, पॉली एक्सक्लूजन के बाद हम हुंड्स रूल डिस्कस करेंगे। हुंड्स रूल में वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर एग्जांपल आप एक्स ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं, तो एक्स सबशेल की, तो उसमें 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं, ठीक है, px, py और pz। अब तीनों की एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब जब आपने इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप किस तरह फिल करेंगे? पहले आप इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब 1s और उसके बाद 2s और उसके बाद ये 2p आ गया। मैं इसे 1s कह देता हूँ, ये 2s है, और ये 2px, ये 2py और ये 2pz। हमें पता है कि 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s आ गया और फिर 2p। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ बेटे यहाँ पे। इसका मतलब ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब जब आप कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो सबसे पहले इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद इस ऑर्बिटल में। अब ये थर्ड ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसमें आप अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आप एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप जो है वो प्लेस करेंगे इन सिंगल ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गया। ये आपके पास हुंड्स रूल था, ठीक है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता, फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात कर लेते, तो नाइट्रोजन आपके पास 7 है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे आ जाता, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो फिर हम क्या करते? हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर करते। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ये 3 प्रिंसिपल थे, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन और साथ में हुंड्स रूल।
ये तीनों मैंने बाय वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि जूनियर क्लासेस में भी हम इन्हें बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो सीखने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि एस सब शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दैट इज 2, कि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल की अगर हम बात करें तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह बेटे अगर D की बात करें तो D सब शेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जी स्क्वेयर। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि डी सब शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी तरह एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हमने एक फार्मूला जो जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स ये मैंने ऑर्बिटल्स या सब शेल्स लिख दिए। अब मैं ज़रा इन्हें कंप्लीट करता जाऊंगा। पहली बार जब S आएगा आप S के साथ 1 लिखेंगे, आप S के साथ 1 लिखेंगे। दूसरी बार S आएगा तो S के साथ 2 लिख दें। तीसरी बार S आएगा S के साथ आप 3 लिख दें, फिर 4 लिख दें, फिर आप 5 लिख दें और इसी तरह 6 लिख दें। मैंने S को 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि पहले शेल में S ऑर्बिटल है, तो ये पहले शेल का S ऑर्बिटल, दूसरे का S, फिर तीसरे का S, फिर 4th का, फिर 5th का, फिर 6th का। अब P जब S के बाद P की बारी आ जाती है, P ऑर्बिटल स्टार्ट ही सेकंड शेल से होता है। तो जब पहली बार P आएगा आप उसके साथ 2 लिख दें, दूसरी बार आएगा तो 3 लिख दें, तीसरी बार आएगा तो 4 लिख दें, उसके बाद 5 लिख दें। ठीक है, तो P की भी बात हो गई। अब D की बारी आ जाती है। D जो सब शेल है ये 3rd शेल से स्टार्ट होता है। तो पहली बार जब D आएगा आप उसके साथ 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटे मैंने 3 लिख दिया। दूसरी बार जब D आएगा तो मैं 4 लिख दूंगा और इसी तरह नेक्स्ट। उसके बाद F की बात आ जाती है। F स्टार्ट ही 4th शेल से होता है, तो जब पहली बार F आएगा आप उसके साथ 4 लिख देंगे। तो अगर आप देखें तो हमने तमाम सब शेल्स के साथ उनके शेल नंबर लिख दिए। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, उसके बाद बेटे ये 3rd शेल है और 3rd शेल में 4th शेल का S जो है वो डिफ्यूज है। ये 3rd शेल यहाँ तक आ गया, फिर 4th शेल का S ऊपर और ये इस तरह फिर 5 शेल और आगे बात चलती जा रही है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि शुरू में जो आपने लिख दिया इट इज शेल नंबर। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो सीखनी है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है। फॉर एग्जांपल हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहा जाता है कि आपने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम बताएंगे कि कार्बन एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 6 है। इसका मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने इसी फार्मूले में जहाँ तक 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे आपने वहाँ तक लिख देना है। मैं लिखूँगा जी 1s और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं। ये बातें बेटे आपको याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। उसके बाद 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2p आ जाता है और p में 3 सब शेल्स हैं। मैं लिख सकता हूँ कि 2px, 2py और 2pz। तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले इनमें आप लिखेंगे एक इसमें और एक इसमें। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन जो थे वो कंप्लीट हो गए। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन।
लेट्स से अगर आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहा जाता है तो आप किस तरह लिखेंगे जी? सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसी तरह चलेंगे आप 1s 2s, इसी तरह 2p, मैं यहाँ तक पहले इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, 2px है, 2py है, 2pz है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 एंड 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। और इसके बाद आप 3s में आ जाएं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो 2 4 6 8 10 एंड 1 11। तो स्टूडेंट्स ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। P में अगर आप देखें तो Px Py Pz में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मैं Px Py Pz लिखने की बजाय मैं सिंपली इसे P लिख के ऊपर 6 भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 3s1। तो अब अगर आप देखें तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप बाकी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, अब स्टूडेंट्स अगर हम नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, नियोन का एटॉमिक नंबर है जी 10, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी 1s2 2s2 2p6। अगर आप देखें तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जब आप किसी और एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल आपको मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा जाता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो आप ये देखेंगे कि मैग्नीशियम से पहले नोबल गैस या इनर्ट एटम कौन था, तो 12 से पीछे आएंगे तो नियोन ही आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे सिंपली नियोन लिख सकते हैं कि नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s 2s 2p, और 2p के बाद 3s आता है, तो आप यहाँ पे 3s लिख के 2 लिख दें, तो अंडरस्टूड है कि आपने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इट इज़ वेरी इजी, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। आपने स्टूडेंट्स टेबल आपके पास है, आपने इस टेबल में से कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट 20 हैं एटलीस्ट आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से बैठ के ज़रूर लिखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, MCQs की तरफ। तो अपनी बुक्स आप ओपन कर लें MCQs के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 की, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस का हिस्सा भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेस डिपेंड्स ऑन। हमने ये सीखा था कि अगर आप कैथोड रेस की स्टडी कर रहे हैं, आप डिस्चार्ज ट्यूब में गैस चेंज कर देंगे लेकिन कैथोड रेस सेम रहेंगी। लेकिन जब हमने एनोड रेस या पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस की बात की, तो जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस चेंज की तो जो आपके पास पॉजिटिव रेस थी इनकी नेचर भी चेंज हो गई। तो इट मीन्स कि जो पॉजिटिव रेस हैं इनकी नेचर डिपेंड करती है गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है। तो बेटा इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, द नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, कि जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज़ की वो उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं फर्स्ट वाले का MCQs में फर्स्ट जो आपके पास MCQ है इसका आंसर बेटे आपके पास सी ऑप्शन होगी। सेकंड चलते हैं जी। The velocity of photon is independent of its wavelength, depends on its wavelength, equal to square of its amplitude या depends on its source। बेटा velocity जो है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। अगर वेवलेंथ कम है तो velocity ज़्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो velocity क्या होगी? कम होगी। तो सेकंड वन का आंसर बेटे ए होगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड MCQ और उसका आंसर आपके पास क्या है? ए है। थर्ड MCQ देखेंगे। The wave number of the light emitted by a certain source is 2 × 10⁻6 per meter। ये वेव नंबर बता दिया कि 1 मीटर में इतनी वेव्स बन रही हैं। आपने क्या करना है? The wavelength of this light will be। अब स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि वेव नंबर
इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1/, वेव नंबर। अब वेव नंबर उन्होंने आपको क्या बता दिया, 1/2 × 10⁻⁶, तो 2 के साथ अगर मैं 6 ज़ीरोज़ लिख दूँ, कंप्लीट करने के लिए मैं इस तरफ ले चलता हूँ, लें जी मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये आपके पास जो है वो वेवलेंथ के लिए इक्वेशन बनेगी। आप जब इसे सोल्व करेंगे 1/2.5, तो 5 और उसके साथ आप ज़ीरोज़ लगाएंगे, 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और सॉरी 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड 1/2.5 हो गया। पहले 6 ज़ीरोज़ थे, जब आपने इसे 1 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास 7 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने करना क्या है, आपने इसे नैनोमीटर में लेके जाना है, तो मैं 2 ज़ीरोज़ और इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और मैं लिख दूंगा जी 500 नैनोमीटर। आपने ये साइंटिफिक कैलकुलेशन खुद से करनी है, टाइम कम होने की वजह से मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट, दैट इज़ ए ऑप्शन 500 नैनोमीटर। इसका हिंट ये है कि आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन की मदद से आपने आंसर निकालना है। आपका आंसर 500 नैनोमीटर आएगा। नैनोमीटर आपको खुद से बनाना पड़ेगा बेटे, ठीक है। तो ये आप इस इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। वेव नंबर उन्होंने आपको बता दिया हुआ। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 देखेंगे आप। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें जो शेल्स थे वो स्पाइरल फॉर्म में थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते करते उन्होंने न्यूक्लियस में गिर जाना था और एटम जो था वो अनस्टेबल हो जाना था। तो इट मीन्स कि रदरफोर्ड एटम का जो ड्रॉबैक था यहाँ पे वो सी ऑप्शन है आपके पास। स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो थी वो उसमें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। MCQ नंबर 4 उसका ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सी। ये थर्ड MCQ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी MCQ नंबर 5। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब मैंने ये प्रिंसिपल स्टार्ट किया था उसके स्टार्ट में पहली लाइन ही मैंने यही बताई थी कि बोहर ये कहते थे कि एटम की पोजीशन और मोमेंटम एट ए टाइम एक्यूरेसी से मालूम किया जा सकता है। लेकिन बाद की थ्योरी ने ये बताया कि दोनों में से एक चीज़ को सर्टेनली आप मालूम कर सकते हैं तो दूसरी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, विच इज़ कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 5 का आपके पास बेटे सी ऑप्शन होगा। फाइव का आंसर आपके पास सी ऑप्शन होगा बेटे। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एटम आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक लाइन अगर मैग्नेटिक लिखा होता तो मैं जीमैन इफेक्ट कहता, इलेक्ट्रिक लाइंस कह दिया है तो ये स्टार्क इफेक्ट है। तो बेटे 6 वाले का आंसर जो है वो डी होगा। आपने जब डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल पढ़े थे तो उसमें लास्ट जो पॉइंट था उसमें जीमैन और स्टार्क इफेक्ट के बारे में बताया था। मैग्नेटिक लाइन फील्ड की मौजूदगी में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना ये जीमैन इफेक्ट था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट हो जाना ये स्टार्क इफेक्ट था। तो MCQ नंबर 6 इसका आंसर आपके पास बी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि MCQ नंबर 6 और आंसर आपके पास क्या है, बी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत बात। इन द सेकंड शेल, बहुत ही गलत बात। नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, फारदेस्ट फ्रॉम द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो न्यूक्लियस के करीब तरीन होते हैं, और जैसे ही एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अपर शेल्स में चले जाते हैं। मतलब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गए। अगर एक्साइटेड स्टेट का होता तो हम कहते जी फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, लेकिन उन्होंने कहा जी ग्राउंड स्टेट, तो हमारा ऑप्शन सी है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो मैं ये बी को भी स्मॉल कर देते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है वो सी है। 7 का आंसर आपके पास सी है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। उसके बाद 8 देखेंगे। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल आर आपने बतानी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2p ऑर्बिटल के लिए 2p ऑर्बिटल है
इसमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका मतलब ये n है और ये l है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n तो आपके पास डायरेक्ट 2 आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि 2, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 + 1। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं अपना कि n = 2 होना चाहिए और l = 1 होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि n = 2 और l = 1। तो ये बेटे हमारे पास MCQ में ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बन रहा है। तो 8 का आप लिखेंगे जी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 9 देखेंगे, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा भी था कि p सब शेल को या p ऑर्बिटल्स को हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव सेम एनर्जी। तो आपके पास 9th वाले का आंसर जो है दैट इज़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटे इसका भी। ज़्यादातर तो इसमें सी ऑप्शन ही आ रहे हैं, 9th वाले का भी सी ऑप्शन। और 10th वाले को देख लेते हैं, व्हेन DF ऑर्बिटल इज़ कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू, अगर DF 6D कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 7p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कैसे आप चेक भी कर सकते हैं, वही जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, आप उस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाएगा, तो दैट इज़ 7p। तो 10 वाले का आंसर बेटे सी होगा, दैट इज़ 7p। तो मैं यहाँ पे सी ऑप्शन लिख दूँगा। तो ये आपके पास MCQs थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे उन्होंने कहा जी कि कुछ क्वेश्चन हैं, आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली इनके आंसर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज़ इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट द कैथोड रेज। अब देखें डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, हम एक बार यहाँ पे डायग्राम बना ही लेते हैं ताकि बार बार हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही कह दिया कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को आपने मद्देनज़र रखना है और अपने आंसर्स बताने हैं। लें जी, इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। अब होगा क्या कि नेगेटिव से उन्होंने कहा जी कि प्रेशर हमें क्यों रिड्यूस करना पड़ता है। ज़रा क्वेश्चन को दोबारा मैं एक बार पढ़ देता हूँ, वाई इज़ इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट कैथोड रेज। अब अगर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एटम्स रख दूंगा, गैस के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रख दूंगा यहाँ पे, तो एक्चुअली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था क्या, गैस में से करंट पास करवाना था। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, गैस में से करंट पास करवाना था। अब करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं, लेकिन रास्ते में गैस के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और ये जो रास्ते में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये रेजिस्टेंस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कोलाइड करते हैं और सेकंड इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाते। तो इट मीन्स कि हमें कुलयन को कम करना है। तो कुलयन को कम करने के लिए हमें ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कम करने पड़ते थे। तो वैक्यूम पंप की मदद से हम गैस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से बाहर निकालते थे, मतलब गैस का प्रेशर कम कर देते थे। जब हम प्रेशर कम कर देते थे तो कुलयन जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का आगे तक जाना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप अगर एक लाइन में ब्रीफ करूँ, टू मिनिमाइज कुलयन ऑफ गैप्स, टू मिनिमाइज कुलयन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद गैस मॉलिक्यूल्स, या तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, टू मिनिमाइज कुलयन ऑफ रेज या कैथोड रेज विद गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखेंगे, विच एवर गैस इज यूज द डिस्चार्ज ट्यूब इन डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ द कैथोड रेज रिमेन द सेम वाई। ये क्वेश्चन 2019 में आ भी चुका है कि आप कोई भी गैस यूज़ करें कैथोड रेज की नेचर सेम रहती है। इसका आंसर ड्यूरिंग लेक्चर भी बता दिया गया था
कि कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू के इक्वल थी, तो इसका मतलब कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हर एटम का हिस्सा है। इसलिए आप कोई भी गैस यूज़ करें डिस्चार्ज ट्यूब में, गैस कंसिस्ट ऑन एटम्स, इन शॉर्ट आप कोई भी एटम यूज़ करें डिस्चार्ज ट्यूब में और उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वही कैथोड रेज बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, तो इसलिए कैथोड रेज की नेचर भी सेम रहेगी। वाई E/m वैल्यू ऑफ द कैथोड रेज इज जस्ट इक्वल टू दी दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही कैथोड रेज हैं। आप करते क्या हैं, जो भी गैस प्लेस करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उस गैस के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाते हैं और एज कैथोड रेज, सेकेंडरी कैथोड रेज एक्ट करते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर कैथोड रेज, तो इसलिए इनकी E/m वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। हाउ द बेंडिंग ऑफ द कैथोड रेज इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शो दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। देखिए बेटे, कोई भी चार्ज बॉडी को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएंगे तो चार्ज बॉडी अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में से कैथोड रेज ने बेंड किया, इसका मतलब ये था कि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब बेंड किया तो इसका मतलब ये था कि कौन सा चार्ज है डिपेंड करता है कि किस प्लेट की तरफ मूव करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज ने पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड किया, तो इसका मतलब कैथोड रेज के पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद थे। नेक्स्ट देखेंगे बेटे जरा, द E/m वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज फॉर डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट बट दोज फॉर कैथोड रेज द E/m वैल्यूज आर सेम जस्टिफाइड। बातें वही रिपीट हो रही हैं बार बार कि कैथोड रेज की अगर हम बात करें तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हर एटम का हिस्सा हैं। आप एटम चेंज करें डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रेज सेम रहेंगी, उसलिए उनकी E/m वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव रेज की बात की जाए तो पॉजिटिव रेज एक्चुअली आयंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एज कैथोड रेज, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका मतलब अब ये शेल ख़त्म हो गया, ठीक है, और ये H पॉजिटिव बन गया। इलेक्ट्रॉन ने इस तरफ मूव करना था एज कैथोड रेज, और ये जो आयन है ये इस तरफ मूव करेगा एज पॉजिटिव रेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो हर एटम में मौजूद है, इसलिए कैथोड रेज की E/m वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की जगह हीलियम यूज़ करूं तो अब आयन चेंज हो गया, आयन चेंज हो गया तो पॉजिटिव रेज की जो E/m वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब आप गैस चेंज करेंगे तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं यानी कि आयंस हैं उनकी नेचर चेंज हो जाएगी। उनकी नेचर चेंज होगी तो ओबियसली पॉजिटिव जो रेज हैं उनकी E/m वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, एक्सप्लेन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ये बेटे आपने खुद से करना है, पेज 122 पे इसका आंसर होगा, आपने खुद से इसे कंप्लीट करना है। इसका बी पार्ट देखेंगे, व्हाट इज़ J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनिंग E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कर चुके हैं क्लास में ही। इवैल्यूएट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्लास में कर चुके हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डिस्कस चैडविक एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हम क्लास में कर चुके हैं। पेज 121 पे इसका आंसर मिलेगा आपको। 2004 और 5 में ये एज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ थिन गोल्ड फॉयल, डिस्कस इट एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। बेटे ये भी आप ड्यूरिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं, पेज 124 पे इसका आंसर है। 2003-2004 में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, विच पोस्टुलेट टेल अस दैट ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी एंड एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। बेटे बुक में पेज 126 पे बोहर एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा है, और थर्ड मेरा ख्याल पोस्टुलेट था जो कि मैं बताता था कि स्टेशनरी ऑर्बिट हैं और इनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज है। ये सारा हमने लेक्चर में डिस्कस किया। 2003-5 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स मॉडल। आपने रेडियस के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है। पेज 26 पे 126 पे हमने ये डेरिवेशन की भी थी। अब इसी रेडियस के लिहाज से नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये तो इक्वेशन हमने पढ़ी भी थी कि R आपके पास इक्वल था 0.529 एंगस्ट्रॉन
एंगस्ट्रॉन और साथ में आपके पास क्या था n स्क्वेयर। अगर मैं इसे कांस्टेंट मान लूँ तो r प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी n स्क्वेयर के। तो यहाँ से पता चला कि रेडियस शेल नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कहते हैं एटॉमिक नंबर को, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को कंप्लीट अगर आप रिवाइज कीजिए तो ड्यूरिंग डेरिवेशन z यानी कि एटॉमिक नंबर, हमने कहा था हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए 1 ना लिखूं और z को लिखा रहने दूं इक्वेशन में, तो z जो था वो नीचे डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब कि रेडियस जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी ये आंसर था इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट। हाउ डू यू कम टू नो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर इन हायर ऑर्बिट आर लेस देन दोज इन लोअर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप किस तरह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं। तो हमारे पास था जी इक्वेशन थी mv स्क्वेयर इक्वल टू z स्क्वेयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब अगर मैं इस m को इधर डिवाइड कर दूं तो v स्क्वेयर और m इधर आ जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो वेलोसिटी और r एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम, और अगर रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा। आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी तरह इसका ई पार्ट देखेंगे, जस्टिफाई डैट द डिस्टेंस गैप बिटवीन एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिट्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। तो ये बेटे हमने किया भी था इसे कंप्लीट पेज 128 पे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, ये सारा मैंने ड्यूरिंग लेक्चर करवाया था। आप पेज 128 पे इसका आंसर है, आप देख भी सकते हैं। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने खुद से करना है इसे कंप्लीट। सारा कुछ हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम विच आर रिलेटेड टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू, ये मैं आपको खुद से करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्पेक्ट्रम वाला आपने खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद से करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं, ये भी आपने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपने करना है, बल्कि खुद से कंप्लीट करेंगे जी सारा क्वेश्चन नंबर 14 को भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने खुद से करना है, ये हमने आज ही डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 ये मैं करवाऊँगा आपको, और इसी तरह रिमेनिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा। तो ये बेटे हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ काम था जो हमने आज कंप्लीट किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ आप उसे एक बार यूनिक नोट्स से ज़रूर देखिएगा। यूनिक नोट्स में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे कि ये क्वेश्चन कब, किस साल में और कितनी बार पूछा गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।